अस्सलाम वालेकुम डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 का जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है वेटलेसनेस इन सैटेलाइट्स एंड ग्रेविटी फ्री सिस्टम। तो वेटलेसनेस इन सैटेलाइट एंड ग्रेविटी फ्री सिस्टम की अगर बात करें हम कि ये क्या चीज़ है, उसके लिए लेट्स ये एक शख्स है जो कि ज़मीन के ऊपर खड़ा हुआ है। तो जब हम ज़मीन के ऊपर मौजूद होते हैं, क्या होता है, हमारे जब ज़मीन के साथ पैर कंप्रेस हुए होते हैं, ज़मीन के साथ इन कांटेक्ट होते हैं, तो क्या होता है, हमारा वेट डाउनवर्ड होता है और रिएक्शन के तौर पर ग्रेविटी की जो नॉर्मल फोर्स है हमारे ऊपर ऊपर की तरफ लग रही होती है। तो जिसकी वजह से हम ना तो उड़ते हैं ना कुछ है, हम ज़मीन के साथ इन कांटेक्ट रहते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं सैटेलाइट्स की, तो सैटेलाइट्स जो होते हैं वो हेवनली ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, जो कि ज़मीन के गिर्द घूम रहे होते हैं। तो उन सैटेलाइट्स के अंदर जो भी चीज़ें मौजूद होती हैं वो भी वेटलेस हो जाती हैं। अब वेटलेस होने से मतलब क्या है, ये एक शख्स है जो कि ज़मीन के ऊपर खड़ा हुआ है, इसका वेट डाउनवर्ड है और नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स इसके ऊपर अपवर्ड लग रही है, तो हम क्या कहते हैं, इसका वेट है। अब वेटलेसनेस का मतलब क्या है, जब कोई भी शख्स स्पेस में होगा उसके पैर ज़मीन के साथ इन कांटेक्ट नहीं होंगे, इसका वेट तो होगा, कॉन्सेप्चुअल बात समझिएगा, इसका वेट तो होगा लेकिन इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स नहीं लगती, जिस वजह से हम क्या कह देते हैं कि ये चीज़ वेटलेस है। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, बॉडी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स नहीं लग रही होती जिस वजह से हम स्पेस में उड़ते फिरते हैं, और हकीकत में इसका वेट होता है। अब ये जो ज़मीन है सूरज के गिर्द क्यों घूम रही है, क्योंकि ज़मीन को ज़रूरी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स सन की वो मिल रही है। ऑल ऑब्जेक्ट्स इनसाइड अ फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट अपीयर टू वेटलेस। जैसे कल मैंने पढ़ाया था लास्ट टॉपिक रियल एंड अपेरेंट वेट, या जिसको एपरेंट वेट भी बोलते हैं। लास्ट उसका केस था, हमने पढ़ा जब एक लिफ्ट या एलिवेटर फ्रीली फॉल करे तो क्या होता है, उसके ऊपर नॉर्मल जो रिएक्शन की फोर्स है वो नहीं लग रही होती, जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो वेटलेस हो गई हैं। एक्चुअल में वो वेटलेस नहीं होती, नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स नहीं लग रही होती। तो आगे, एज स्पीड इंक्रीज द कर्वेचर डिक्रीज। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है सैटेलाइट्स की मूवमेंट में, लाइक ये हम अर्थ कंसीडर कर रहे हैं, हम यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब थ्रो करते हैं तो वो क्या करता है, एक पैराबोलिक कर्व बनाते हुए फिर ज़मीन के ऊपर आके गिर जाता है। फिर अगर उसको हम थोड़ी और ज़्यादा वेलोसिटी से थ्रो करें वो थोड़ा और सर्कुलर पाथ बनाता है। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट को इतनी ख़ास वेलोसिटी दे दी जाए कि वो ज़मीन के गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल कर ले, तो मैंने बताया था फिर वो ज़मीन के ऊपर आके नहीं गिरता, क्योंकि स्पेस में फ्रिक्शन मौजूद नहीं है। जब एक चीज़ ने अपना एक चक्कर मुकम्मल कर लेना है तो फिर वो ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व करती रहती है। हकीकत वो ज़मीन के सेंटर की तरफ गिरना चाहती है, लेकिन ज़मीन की अपनी रोटेशन की वजह से वो चीज़ भी ज़मीन के गिर्द रोटेट करती रहती है। एज स्पीड इंक्रीज द कर्वेचर डिक्रीज। कर्वेचर से क्या मुराद है कि जब हमने पहले मिनिमम वेलोसिटी से एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, वो एक बड़ा कर्वेचर बना के कर्व बना के ज़मीन की सरफेस पे गिर जाएगा। अगर थोड़ी और उसकी स्पीड बढ़ाएंगे तो उसका कर्वेचर थोड़ा कम हो जाएगा और वो ज़रा बड़ा पैराबोलिक पाथ बनाएगा। लेकिन अगर हम बहुत ही ज़्यादा स्पीड कर दें तो फिर जो कर्वेचर है वो कम होता जाता है, मीन्स उसका कर्व पाथ छोटा होता जाएगा। एट अ स्पेसिफिक स्पीड, जिसको हमने
क्रिटिकल वेलोसिटी वाले टॉपिक में पढ़ा था 7.9 होती है ज़मीन के रेडियस के बराबर सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए। एट अ स्पेसिफिक स्पीड विच इज़ 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड कर्वेचर ऑफ सैटेलाइट बिकम इक्वल टू द कर्वेचर ऑफ अर्थ। ये आप लोग पहले से जानते हैं, मैंने कल बता दिया था। सैटेलाइट सीम्स टू बी रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। जो सैटेलाइट्स हैं वो हमें ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व करते हुए नज़र आते हैं, बट इन रियलिटी हकीकत में क्या होता है, इट इज़ फॉलिंग फ्रीली टूवर्ड्स अर्थ। वो ज़मीन के सेंटर की तरफ गिरना चाहते हैं विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने आपको अभी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मैंने आपको अभी बताया, वो ज़मीन के सेंटर की तरफ गिरना चाहते हैं। क्यों नहीं गिर पाते? ज़मीन की स्फीरिकल टाइप की जो मोशन है, ज़मीन को हम स्फीयर कंसीडर करते हैं, इसके अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेशन की वजह से ये जो सैटेलाइट्स हैं ज़मीन की सरफेस की तरफ नहीं आते, लेकिन हकीकत में ये ज़मीन की सरफेस की तरफ आना चाहते हैं। अगला टॉपिक है जो कि शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। द नेसेसरी टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है? वो वेलोसिटी जो कि किसी भी सर्कुलर पाथ के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही हो। जैसे ये एक कर्व पाथ है, इसके साथ एक टेंजेंट बनाती हुई लाइन जा रही है। टेंजेंट क्या होता है? वो स्ट्रेट लाइन जो कि एक सर्कल को, किसी कर्व को एक सिंगल पॉइंट पे टच करके सीधी गुजर जाए। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी हमेशा किसी भी सर्कल के साथ 90 का एंगल बना रही होती है। द नेसेसरी टेंजेंशियल वेलोसिटी, वो ज़रूरी टेंजेंशियल वेलोसिटी फॉर अ सैटेलाइट, एक सैटेलाइट के लिए, टू रिमेन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट अराउंड अर्थ। ज़मीन के गिर्द एक पर्टिकुलर, एक ख़ास ऑर्बिट में रहने के लिए जो किसी भी सैटेलाइट को ज़रूरी टेंजेंशियल वेलोसिटी चाहिए होती है, उसे हम ऑर्बिटल वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो ये एक सैटेलाइट है जो कि ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, ये इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है, और ms मास ऑफ सैटेलाइट है। देयर मस्ट बी अ सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन सैटेलाइट। हम पहले से जानते हैं कोई भी सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द जब रिवॉल्व कर रहा होता है वो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, और हम उसी ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम दे देते हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स का हमने फार्मूला ड्राइव किया हुआ है, Fc=mv²/r। यहाँ सैटेलाइट की वजह से ms लिखा है, मास ऑफ सैटेलाइट। दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसने मुहैया करनी है? ग्रेविटेशनल फोर्स ने। ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला Fg=G कैपिटल M मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल m एस मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाय r², इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल हो जाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स के, तो रिलेशन कुछ इस तरह का बन जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कैपिटल G कैपिटल M ms/r² इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स ms v²/r। r एक इससे कट जाएगा, ms से कट गया, आगे ये बचा v² को साइड्स को मैंने सिंपली चेंज किया, इधर ले आए। ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए इसके नीचे नोट लिख दिया छोटा सा, स्क्वायर ख़त्म करना है तो दोनों साइड पे ले लिया स्क्वायर रूट, तो v0 इक्वल आ जाएगा कैपिटल G कैपिटल M/r का स्क्वायर रूट। अब यहाँ बुक ने एक काम कंप्लीट नहीं किया हुआ, ये जो स्मॉल r है ये क्या चीज़ है? रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इसलिए ये प्रॉब्लम में हमने यूज़ करना रिलेशन v0 इज़ इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M/ स्मॉल r किसके इक्वल है? कैपिटल R प्लस H के। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे लास्ट वाला जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 5.10। अब ये रिलेशन क्या बता रहा है? कैपिटल G ये भी कांस्टेंट है, ग्रेविटेशन एक्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। M क्या है? मास ऑफ अर्थ। तो मींस जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो डिस्टेंस के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मींस एक सैटेलाइट का ज़मीन से डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा, लाइक यहाँ से यहाँ तक
उसका डिस्टेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस पॉइंट। तो जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी स्पीड लो होगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में यही होता है ना, एक क्वांटिटी अगर ज़्यादा तो दूसरी कम होगी। डिस्टेंस क्योंकि ज़्यादा तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होगी। और यहाँ वाले पॉइंट की अगर बात करें तो इसका डिस्टेंस कम है तो यहाँ उसकी स्पीड होगी ज़्यादा।